हेलो व्यूअर्स, मैं हूं फ़खर सबज़ई और आप देख रहे हैं डिबेट विद फ़खर। आज की डिबेट में बात करेंगे चाइना में। वैसे तो हालात सुना है कि पहले से गड़बड़ थे, लेकिन अब ज़्यादा ये खबरें खुल के आ रही हैं कि वहाँ के मुख्तलिफ सिटीज़ में प्रोटेस्ट हो रहा है लोगों की तरफ से। और यहाँ तक बात हो रही कि जो वहाँ के शी जिनपिंग हैं, प्रेसिडेंट ऑफ चाइना, उससे रेजिग्नेशन के हवाले से बातें हो रही। इसके साथ-साथ पाकिस्तान में भी पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी, जो आर्मी चीफ की अपॉइंटमेंट थी, वो तो खैर-ओ-आफ़ियत से हो गई, लेकिन जो पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी है, वो ख़त्म होने का नाम नहीं ले रही। दूसरा हमारा जो अफ़गानिस्तान बॉर्डर है, वहाँ पर भी। और खैर इंडिया के साथ तो फ़िलहाल अमन है, लेकिन फ्यूचर का किसी को नहीं पता। इन सारी चीज़ों के ऊपर बात करेंगे और बात करने के लिए मुझे जॉइन कर रहे हैं सीनियर एनालिस्ट फ्रॉम यूएस डॉक्टर मुक़्तदिर खान साहब। डॉक्टर साहब, थैंक यू वेरी मच फॉर जॉइनिंग द शो। थैंक यू वेरी मच सर। फखर साहब, आपने मुझे बुलाया। आपके सुनने वालों को मेरा सलाम, नमस्ते, सत श्री अकाल, वनक्कम। बहुत शुक्रिया सर। और शुरू में मैं आपको बता दूं कि डॉक्टर साहब जो हैं, डॉक्टर मुख्तर खान साहब अपना यूट्यूब चैनल रन करते हैं, खानवर्सेशन के नाम से उनका शो आता है। आप लोग देखते होंगे। जो जो लोग नहीं देख पाए तो यकीनन उनके यूट्यूब पे जाकर आप उस चैनल को सब्सक्राइब भी करें और उसको आप देख सकते हैं। डॉक्टर साहब, आएंगे इस इशू के ऊपर। सबसे पहले तो जाएंगे चाइना। पाकिस्तान वाला इशू भी बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन क्योंकि चाइना के साथ पाकिस्तान भी जुड़ा हुआ है और वर्ल्ड इकोनॉमी भी, यही बातें होती रही हैं, हम सुनते रहे हैं कि दुनिया जुड़ी हुई है चाइना के साथ। क्या हो गया ऐसा कि इस वक्त चाइना में इस किस्म की सिचुएशन हो गई है कि अब लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं और शी जिनपिंग को कह रहे हैं कि भाई आप जाएं घर और किसी और को हैंड ओवर करिए सारा सिस्टम। देखिए, दो तीन चीजें हुई हैं चाइना में जो बहुत अनयूजुअल है। और ये बात कि चाइना में प्रोटेस्ट हो रहे हैं, ये नई बात नहीं है। चाइना में कई प्रोटेस्ट होते हैं। मैंने पढ़ा था कि कोविड से पहले भी तकरीबन साल भर में 500 से ज्यादा प्रोटेस्ट होती थी चाइना में ऑन डिफरेंट इश्यूज। लेकिन इस बार दो चीजें हुई। एक तो प्रोटेस्ट बहुत, मतलब इट्स अ मैस प्रोटेस्ट, मल्टीपल मल्टी सिटी प्रोटेस्ट, जैसा कि ईरान में फिल वक्त कई जगह पे जी प्रोटेस्ट हो रहे हैं, बिल्कुल। उसी तरह प्रोटेस्ट हो रहे हैं यहाँ पर। दूसरी चीज ये है कि वीडियोस लीक हो जा रही हैं इन या प्रोटेस्ट की, जो पहले नहीं होती थी। तो अब ये है कि वीडियोस आ गई हैं, सोशल मीडिया पे आ गई हैं, और खासतौर से वेस्टर्न मीडिया तो इन्हें बार बार लूप पे चला रहे हैं। और ऐसा लग रहा है कि देयर इज एन एनकरेजमेंट के प्रोटेस्ट करें। हालांकि कि मैं अमेरिकन गवर्नमेंट की बात थोड़ा देर से करूंगा, लेकिन राइट। गवर्नमेंट्स की तरफ से कुछ ज्यादा बातें नहीं आ रही हैं, लेकिन सिविल सोसाइटी से तो काफी स्टेटमेंट्स आ रहे हैं। इवन इंडिविजुअल पॉलिटिशियंस भी कह रहे हैं कि ये बहुत इंपॉर्टेंट मोमेंट है चाइना का। तो पहले तो मैं लोगों को थोड़ा डिसअपॉइंट कर दूं कि इससे कोई मेजर चेंजेस आने वाले नहीं है चाइना में। ओके। हमने तियानामेन स्क्वायर भी देख चुका था, उसके ओके। बाद भी कोई ऐसी चेंजेस नहीं है। तो ये है कि थोड़ी इंस्टेबिलिटी हो जाएगी और थोड़ा जी जिनपिंग बोथ एट होम एंड अब्रॉड कमजोर हो जाएंगे इसकी वजह से। जब आप अथॉरिटेरियन हो, डेमोक्रेटिक हो, अगर आपकी पब्लिक आपके साथ फुल्ली नहीं होती, देन यू बिकम अ वीक लीडर। आप घर में भी चेंजेस ठीक से नहीं कर सकेंगे और इंटरनेशनली भी आप उतनी कॉन्फिडेंस से बात नहीं कर सकेंगे। तो प्रोटेस्ट तो बहुत ज्यादा। दूसरी चीज ये है कि मैं देख रहा था कि वेस्टर्न मीडिया ने इस बात पे ज्यादा गौर नहीं किया कि प्रोटेस्ट शुरू कहाँ हुए। ये प्रोटेस्ट शुरू हुए जिनजियांग प्रोविंस में, जहाँ पे ऑलरेडी बहुत जुल्म कर चुके थे। तो मुझे लगता है कि वहाँ का पैमाना ऑफ टॉलरेंस भर गया था। ऑलरेडी कई उनके ओके। रिश्तेदार या उनके जानने वाले पहचाने वालों को इन्होंने उठा के ले गए होंगे। री एजुकेशन कैंप्स, इस तरह की चीजें, तो बहुत जुल्म हो रहा है वहाँ की पब्लिक पर। तो मुझे लगता है कि वो, और फिर ये जो कोविड के रिस्ट्रिक्शंस थे जिसके वजह से उनकी मतलब हालात, इकोनॉमिक हालात भी उतने अच्छे नहीं थे। और फिर वो जो हादसा हुआ जिसमें बिल्डिंग में आग लगी और 10 लोग मारे गए, क्योंकि कोविड बिल्कुल। रेस्ट्रिक्शंस की वजह से वो फंस गए थे। मतलब ना तो फायर फाइटर्स उनकी उतनी मदद कर सकते थे, ना वो खुद एस्केप कर सकते थे। तो एक किस्म से पब्लिक में एक एहसास पैदा हो गया कि ये जो जीरो कोविड की पॉलिसी है, ये हमारे बेहतरी के लिए नहीं बल्कि एक जुल्म का इंस्ट्रूमेंट बन गई है। तो उस वजह से मुझे लगता है कि जब देखे, जब लोगों को जब ये वीडियोस नजर आने लगे दूसरे शहरों में, और उन्होंने देखा कि किस तादाद में
प्रोटेस्ट हो रही है, नहीं कि छोटे प्रोटेस्ट है, बहुत मैसिव प्रोटेस्ट है। तो उससे हिम्मत अफजाई हो गई है और दूसरे शहरों में भी ये प्रोटेस्ट शुरू हो गए और जो नारे लग रहे हैं उसमें डिमांड की जा रही है कि शी जिनपिंग रिजाइन हो। मुझे लगता है कि हो सकता है कि चाइनीज गवर्नमेंट में बाद ऐसे तबके हो जो आर अनहैप्पी विद शी जिनपिंग के थर्ड टर्म से, और वो भी थोड़ा बहुत इंटरनली सबवर्ट कर रहे हैं जिसकी वजह से वीडियोस वगैरह लीक हो रहे हैं। आपने देखा होगा कि जी। चाइना में जो सर्वेलेंस स्टेट है वो शायद दुनिया का सबसे मजबूत सर्वेलेंस स्टेट है, जिस तरह से वो पब्लिक बिल्कुल। को मॉनिटर, यस सर। सोशल मीडिया भी मॉनिटर करते हैं। तो बिल्कुल। इतना स्ट्रिक्ट सर्वेलेंस के बावजूद इस तरह के प्रोटेस्ट होना इज क्वाइट अनयूजुअल ना, कि समवन इन द गवर्नमेंट हैज ड्रॉप्ड द बॉल कि इस तरह से हो रहे हैं। सर जी एक चीज़ और है, हमारे यहाँ जब इस तरह की कोई भी चीज़ होती है जहाँ पे डेमोक्रेसी कमज़ोर होती है, तो वहाँ पे ये ब कहा जाता है कि जी कोई और जो है ये जिसे कहते हैं कि इस रस्सी को कंट्रोल कोई और कहीं और से किया जा रहा है। इवन ईरान का प्रोटेस्ट अभी हो रहा है, तो वहाँ पे कहा जाता है अरब में हुआ तो कहते हैं वेस्टर्न वर्ल्ड ने बहुत बड़ा रोल प्ले किया। चाइना का भी यही है कि जी यूएस हमारे पीछे लगा हुआ है, इंडिया के साथ भी उनके चले हैं, लेकिन शायद इंडिया के ऊपर मेरा नहीं ख्याल कि कभी इस तरह का कोई उन्होंने एलिगेशन लगाया हो, लेकिन यूएस के ऊपर लगाते हैं। तो क्या ये कह सकते हैं कि यार हमने तो इतना कंट्रोल रखा था, उसके बावजूद अब लोग निकल आए, तो अब क्या करें? देखिए, जो एक एग्जांपल देता हूँ मैं, आप एक दो एग्जांपल देता हूँ। एक जी, 1953 में जो ईरान में जो प्रोटेस्ट हुए थे और फिर उन्होंने बेसिकली इलेक्टेड मुसद्दिक हुसैन को निकाल कर बादशाही इंट्रोड्यूस कर दी थी। जी, तो अगर सीआईए ने तो बड़े मतलब फखर से उसको क्लेम किया ना कि हमने किया जी, था। उन्होंने कुछ हजारों एक्टर्स हायर किए थे, कैन यू बिलीव इट, हजारों एक्टर्स को हायर किए थे प्रोटेस्ट करने के लिए। राइट, और कह रहे हैं कि ईरान में जो करंट प्रोटेस्ट हो रहे हैं उसमें इसराइल और अमेरिका और सऊदी अरेबिया का और काफी हाथ है इन इंस्टिगेटिंग सपोर्ट। और आपको याद है 2009 में भी जब ईरान में प्रोटेस्ट हो रहे याद है थे सर। तो हाँ, तो हिलरी क्लिंटन ने साफ कह दिया था कि ट्विटर विल नॉट, ट्विटर जो एनुअल चेकअप के लिए ऑफ होता था, आई थिंक उन्होंने दे मेड श्योर कि इट सर्वाइव क्योंकि उसमें डिजिटल टेक्नोलॉजी की। तो जितनी मदद ये कर सक रहे हैं यहाँ से वो तो कर रहे हैं डेफिनेटली। चाइना के मामले में थोड़ी सी डिफरेंट है मामला, बिकॉज चाइना टेक्नोलॉजिकली इज केपेबल ऑफ ट्रेडिंग ब्लोज विद अमेरिका। इस मसले पे अगर हम उनके साथ बदमाशी करते हैं आईटी को लेकर, तो वो भी हमारे साथ बदमाशी कर सकते हैं। दूसरी चीज ये है जी, कि ये जो 3 साढ़े 3 घंटे की जो मीटिंग हुई थी जो बाइडेन की जी जिनपिंग के साथ बिल्कुल, बाली में, उसमें कई चीजें हैव अंडरस्टूड। इसलिए आपने देखा होगा कि कोई ऐसा स्ट्रॉन्ग स्टेटमेंट ना तो एंथनी ब्लिंकन के पास है ना तो जो बाइडेन की तरफ से आया है। जो स्पोक्स पर्सन है, ऑफिशियल स्पोक्स पर्सन, उन्होंने बस यही कहा कि हमारी नज़र है इस पर, हम देख रहे हैं और प्रोटेस्ट हर हर सबको प्रोटेस्ट करने का हक है। सो दे डोंट वांट टू डिस्टेबलाइज चाइना एट दिस टाइम। तो वो तो चल रहा है, लेकिन ये बाहर का हाथ तो हमेशा से रहता है। आई मीन दिस इज ओके, ऑलवेज द केस, इट इज नेवर द केस ऑफ मीडिया कवरेज डिफरेंट होता है। और हमने देखा कि रशिया की तरफ से जो अमेरिकन इलेक्शन थे खासतौर से 2016 15 और 2016 में, जी, वो सोशल मीडिया पे बॉट्स, मिसाल के तौर पे अगर मैं एक अफवाह शुरू कर दूं कि शहबाज शरीफ के साले ने उस बंदे को पैसे दिए थे जिसने इमरान खान पे गोली चलाई, जी, और ये मैं एक 5-6 हज़ार बॉट्स लेकर ट्विटर पर इस पे अगर छोड़ दूं, तो उसमें एक डिविजन्स हो जाते हैं ना। तो जी, एक साथ अगर वो बाद में झूठ भी साबित हो तो डैमेज तो हो जाता है इस चीज का। बिल्कुल, तो इस बिल्कुल, तरह से सोवियत बॉट्स और सोवियत जो आईटी ऑपरेशन है, इसको हाइब्रिड वॉरफेयर कहते हैं। तो उनके जो हाइब्रिड वॉरियर्स थे, उन्होंने अमेरिकन सोसाइटी की जो डिविजन्स थे उसको इस तरह से एक्सासरबेट किया विद फेक न्यूज। और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस अब इस हद तक पहुंच चुकी है कि रोबोट्स कैन राइट देयर ओन आर्टिकल्स, छोटे छोटे। मैंने हुँ, खुद देखे हैं मेरे नाम से जो बॉट्स ने आर्टिकल्स लिखे हैं, तो वो मेरे राइट, सेंटेंसेस, आप अगर उनसे कह दें कि राइट एन आर्टिकल एज इफ यू आर मुख्तदर खान अबाउट जी, क्रिकेट, तो वो गूगल सर्च करेगा और मेरे जितने भी स्टेटमेंट्स है क्रिकेट पे वो सारे लेकर इट विल पुट टुगेदर।
और उसको ओह! कहे कि मेक श्योर द बायस इज टू शो दैट इंडिया इज अ ग्रेट क्रिकेट टीम, तो वो वही सेंटेंसेस यूज करेगा जहां पे मैंने ग्रेट कहा। सो अगर आप रॉबर्ट को कह दें कि भाई ओके। राइट एन आर्टिकल दैट शोज इंडिया इज अ बैड टीम, तो फिर वही हुँ, सेंटेंसेस लेकर, तो इस तरह से दे डिडंट इवन हैव टू हैव मैन पावर, मतलब टेक्नोलॉजी के तहत वो इंटरफियर कर सकते थे। तो वेस्टर्न इलेक्शंस में भी ट्रूडो, जो चाइना में जो हुँ, शी जिनपिंग के साथ जो ट्रूडो की जो एक्सचेंज हुई, वो ट्रूडो बेसिकली चाइना की जो इंटरफियरेंस थी बिल्कुल, कनाडा में, उसके बारे में झगड़ा हुआ था ना। तो वो झगड़ा वाज बिल्कुल। अबाउट चाइना इंटरफियरेंस इन इन कैनेडियन मैटर्स। तो आई एम श्योर कि अगर दूसरी चीज ये है कि जो वेस्ट है, वेस्ट में उतना इत्तेहाद नहीं है अबाउट चाइना। ओके, यूरोपियंस वांट टू डू बिजनेस विद चाइना। यूरोपियंस चाइना को उतना खतरनाक और उतना चैलेंज के तौर पे नहीं देखते जितना अमेरिका देखता है। बिल्कुल। और अगर चाइना अमेरिका की हेजेमनी को कमजोर कर देता है तो इट इज नॉट अ बैड थिंग। जो दूसरे मुल्क हैं, यूरोपियंस के लिए भी, एशियंस के लिए भी, सबके लिए अच्छा है। जब इंडिया के फॉरेन मिनिस्टर जयशंकर साहब जब भी लव्स मल्टीपोलर वर्ल्ड यूज करते हैं, जी, इट इज ए कोड फॉर अ वर्ल्ड इन विच अमेरिका इज लेस इन्फ्लुएंशियल। ओके, ये राइट। मल्टीपोलर वर्ड जब भी इस्तेमाल होता है ना, रशियंस करते हैं, इंडियंस करते हैं, और कभी कभी यूरोपियंस, जब तो जो भी लीडर ये लफ्ज यूज कर रहा है मल्टीपोलर, आप उसको इमीडिएटली समझ रहे हैं कि ही इज सेइंग कि वी वांट अ वर्ल्ड व्हिच हैज a less powerful America, a less influential America. ओके, So, राइट, so राइट। because यूरोप में अमेरिका के साथ अग्रीमेंट नहीं है, इसलिए देखिए अमेरिका का क्वाड में कोई यूरोपियन मुल्क नहीं है। हाँ, बिल्कुल, एग्ज़ैक्टली। क्वाड जो मेन जापान एंड स्ट्रीम है वो ऑस्ट्रेलिया एंड इंडिया। बस इंडिया है, लेकिन राइट, यूरोपियन कोई भी नहीं है। सो इट्स अ डिफरेंट अप्रोच। तो मुझे लगता है कि चाइना को इस बार ज्यादा छेड़ेंगी नहीं वेस्ट। दे वांट इट टू स्टेबलाइज, क्योंकि ये जो पोस्ट कोविड इकोनॉमी है, उसमें जो इंटरडिपेंडेंस है वेस्ट का और चाइना का, दे बोथ वांट बोथ द इकोनॉमीज टू रिकवर क्विकली। सो दे वो, फाइन। और मेरे ख्याल से जो चाइनीज गवर्नमेंट हैज एक्नॉलेज के ठीक है कोविड की पॉलिसी से पब्लिक पे, ये नहीं एक्नॉलेज कर रहे कि हमारी पॉलिसी गलत है, हुँ, वो ये बात एक्नॉलेज कर रहे हैं कि इसकी वजह से जो पब्लिक पे डिफिकल्टीज आ रहे हैं वो ट्रेड। लेकिन जो सबसे अहम बात है फखर जी, साहब, वो ये है कि चाइना के जो वैक्सीन्स हैं दे आर नॉट इफेक्टिव। चाइना की या जो वैक्सीन्स हैं वो दे आर नॉट गुड एट ऑल, और ये जी जिनपिंग शायद जानते हैं, इसलिए वो जीरो कोविड के लिए लॉकडाउन का ही इस्तेमाल कर रहे हैं। जैसे अमेरिका में देखिए आप ओके, खुलेआम फिर रहे हैं। देखिए बिल्कुल, मतलब आज मैं सुबह में ब्लड टेस्ट करवाने गया था तो मैं मास्क ले जाना भूल गया। तो मैं उससे पूछ रहा हूँ कि भाई अभी भी तुम मास्क यूज कर रहे हो? शी सेड हाँ, हमारे वो जहाँ पे ब्लड टेस्ट कराते हैं वो थोड़ा पीछे हो गया, तो आई हैड टू बोरो मतलब उनसे मास्क लेना पड़ा। तो यहाँ पे तो ओके, हम बिल्कुल मास्क, मैं अभी इंटरनेशनल ट्रैवल करके आया, ना जाते वक्त मुझे कोविड का कुछ पूछा, ना आते वक्त पूछा, ना प्लेन पे बिल्कुल। कोई मास्क लेना हुआ था, कुछ नहीं। तो बट चाइना में ऐसा जैसा कि कोविड फुल ब्लूम है हालांकि। अभी तो लगता है तो ऐसे कि बाकी दुनिया में लोग भूल गए हैं कोविड को, लेकिन चाइना में बिल्कुल आपकी बात दुरुस्त है कि अभी ऐसा पेश किया जा रहा है कि बिल्कुल ये जिस तरह 2019 में हम खबरें बिल्कुल, सुना करते थे दैट कि जी इज बस आ रहा है और आ रहा है, और एक बहुत ज़्यादा फ़ियर था उस वक़्त पूरी दुनिया में। दैट इज बिकॉज उनके जो वैक्सीन है दे आर नॉट गुड। और सिर्फ 80 से ज्यादा, अराउंड 80% लोग वैक्सीनेटेड है, लेकिन दो वैक्सीन और नॉट गुड, इसलिए जो ओल्डर पीपल है ओके, वो बिल्कुल ही सेफ नहीं है। सो राइट, जी जिनपिंग ये नहीं चाहता कि मैं खोल दूं और धड़ाधड़ लोग मरना शुरू हो जाए। हुँ, अक्लमंदी यहाँ पे आइडियोलॉजी नुकसान करती है। देखिए अगर आपको पता है कि आपके वैक्सीन खराब है और नॉट इफेक्टिव, तो आप अपना प्राइड साइड में रखें और जो अच्छे वैक्सीन हैं बिल्कुल, वैसे खरीद लें, फाइजर बिल्कुल को ठीक। ले लें। जी हाँ, दैट्स द प्रॉब्लम। ये आइडियोलॉजिकल गवर्नमेंट जब आती है ना, ये अपनी कौम को डुबाती है। दबोती है, बिल्कुल सही कह रहे हैं डॉक्टर साहब। अच्छा डॉक्टर साहब, चाइना से रुख करते हैं पाकिस्तान की तरफ, और पाकिस्तान में भी कुछ लोग ये बता रहे थे कि जिस वक़्त नए आर्मी चीफ की अपॉइंटमेंट हो जाएगी तो हालात बस रुक जाएँगे, बेहतर हो जाएँगे। लेकिन ऐसा लग नहीं रहा कि बाजवा साहब जाएँगे, हालाँकि मुझे नहीं लगता कि बाजवा साहब ने कोई हालात ख़राब किए थे, या बाद जो मुनीर साहब आए हैं, वो जनरल मुनीर साहब, वो उसको बस कोई उनके पास जिसे कहते हैं कि वो छड़ी तो है उनके पास, लेकिन वो जैसे ही वो हिलाएँगे तो हालात बिल्कुल नॉर्मल हो जाएँगे, ऐसा मुमकिन नहीं है। तो
क्या लग रहा है आपको कि स्टेबिलिटी मतलब इन नियर फ्यूचर या फ्यूचर में हम देख सकते हैं, या फिर यही चलता रहेगा कि बस कभी अफगानिस्तान बॉर्डर में गड़बड़ है, कभी जो है हमारी इंटरनल सिक्योरिटी के मसाइल हैं, कभी इकोनॉमी के मसाइल हैं, कभी इमरान खान वर्सेस रेस्ट ऑफ द पार्टीज हैं आपस में लड़ झगड़ रहे हैं? देखिए, आपके जो इमरान खान हैं, वो कई सालों से ऑपोज़िशन में रहे हैं। 20-22 साल का उनका एक्सपीरियंस है एज़ बिल्कुल। बीइंग इन ऑपोज़िशन। सो ही इज़ वेरी गुड एट बीइंग इन ऑपोज़िशन। न और वो गवर्नेंस ज़्यादा उनको 2-3 साल की चांस मिला, ही वाज़ नॉट वेरी गुड एट इट। तो अब उनका चक्कर ऐसा है, ही इज़ मोर पॉपुलर देन द करंट गवर्नमेंट, इसमें तो कोई शक की बात ही नहीं है। सो जी। ही हैज़ मोर बैकिंग इन द पब्लिक एंड उन्होंने एक चीज़ अचीव कर ली है जो इन द पास्ट नहीं हो सका, कि वो मिलिट्री में भी डिविजन्स पैदा कर दिए। तो उस हम्म। वजह से देयर इज़ अ सेगमेंट ऑफ द मिलिट्री व्हिच इज़ विथिन, जो उनसे रोज़ बात कर रही है, उनको अंदर की पोले दे रही है, जी। इंटेलिजेंस लीक हो रही है। मुझे तो अगर मैं आपके नए क्या नाम है इनका, आसिम मंसूर हूँ, तो मैं तो आसिम खोल कर मुनीर। चेक करूँगा आसिम मुनीर साहब की इंटरनली कौन लीक कर रहा है पॉलिटिशियंस को, सबको फायर कर दो। या। तो क्या हो रहा है कि ये कमजोर जो आपकी गवर्नमेंट है, शहबाज शरीफ, उनके ऊपर खुद पर्सनल केसेस चल रहे हैं इंग्लैंड में। कैन यू इमेजिन कि प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान जा रहा है और करप्शन के केसेस में बैठा है दूसरे मुल्क में। वो वीडियो देख के मुझे तो दंग रह गया था मैं। तो एक चीज ये है कि ये कमजोर गवर्नमेंट दो गेम्स खेल रही है, एक तो जी। गवर्नेंस और फिर इमरान खान के साथ। कैन यू इमेजिन दे आर प्लेइंग ए सुपीरियर प्लेयर, स्ट्रॉन्गर प्लेयर, लाइक सेइंग आप एक हाथ से क्रिकेट खेल रहे हैं, एक हाथ से टेबल टेनिस चल रही है आपकी। जी। इमरान खान इज प्लेइंग ओनली वन गेम, राइट? और वो अपने सारे रिसोर्सेज उसी पे ले रहा है कि मुल्क की इतनी मैं डिस्टेबलाइज कर दूं कि मजबूर होकर स्टेट कोलैप्स हो जाए। तो इनकी जो कैंपेन है इमरान खान की, इट इज नॉट जस्ट अगेंस्ट द रूलिंग पार्टी, इट जो कोलिशन है, इट इज ऑल्सो अगेंस्ट द स्टेट ऑफ पाकिस्तान। ये पब्लिक उनके जो सपोर्टर है, दे नॉट अंडरस्टैंडिंग कि वो जहां लग रहा है वो उधर काट कूट कर रहे हैं। अब उन्होंने फाइनली देखा कि ये ट्रांजिशन तो हो गया, मतलब बिल्कुल। इतनी गड़बड़, देन अपॉइंटमेंट्स इतना पीसफुली हो गए। सो नाउ ही वांट्स टू क्विट। और अगर वो उनके पार्टीज वगैरह रिजाइन करते हैं, तो इट्स एक्चुअली अ वेरी स्मार्ट मूव। ये होगा कि वो शायद एक ही प्रोविंस सिंगल पार्टी से रूल करते हैं ना, खैबर पुख्तनख्वा। पख्तूनख्वा के अलावा बाकी जगह सब कोलिशन में है। जी बिल्कुल। तो अभी उनकी पॉपुलैरिटी इज हाई, तो अगर वो रिजाइन करके इलेक्शन फोर्स कर देते हैं प्रोविंसेस में, यानी पंजाब में वगैरह, सिंध के अलावा वो हर जगह गवर्नमेंट में इन सम फॉर्म में तो इन्वॉल्व हैं ही, हम्म। सिंध के अलावा बाकी दूसरे प्रोविंसेस हैं। तो जी। अगर वो प्रोविंशियल इलेक्शन जीत जाते हैं, तो आइंदा 4-5 साल तक उनके पास लोकल गवर्नमेंट्स होंगी, और जब भी मेन इलेक्शन होगा, तो ही विल बी कंट्रोलिंग द ग्राउंड। उनकी पार्टी विल बी कंट्रोलिंग पंजाब, विल बी कंट्रोलिंग जहां से इज द कोर ऑफ पाकिस्तान। तो मेरे ख्याल से ये जो स्ट्रैटेजी है उनकी, दे विल हैव टू डील विद इट। शहबाज शरीफ और उनके पीपल विल हैव टू फाइंड ए वे टू एंश्योर। और मुझे लगता है कि ये इतनी जल्दी क्या है, 6-7 महीने और ज्यादा से ज्यादा 1 साल और लगेगा इलेक्शन। और बिल्कुल। पाकिस्तान की जो इकोनॉमिक कंडीशन है, इट्स नॉट गोइंग टू स्टेबलाइज। इमरान खान कैन सिंपली कम बैक एंड से इनके पास 2 साल थे, इन्होंने कुछ भी नहीं किया इकोनॉमिकली पाकिस्तान को रिवाइव करने के लिए। हम्म। आई कैन डू बेटर, एंड इफ दैट मैसेज इज क्रेडिबल, ही इज गोइंग टू विन द इलेक्शन। ये गड़बड़ करने की क्या जरूरत है? आई थिंक एट सम पॉइंट पाकिस्तान की पब्लिक में रियलाइज कि दिस मैन इज डूइंग मोर डैमेज देन गुड। या। लेकिन जब तक मुझे बिल्कुल। लगता कि इमरान खान की जो ईगो है और उनकी जो सपोर्ट में जो पब्लिक है, दे आर सेइंग कि अगर हम नहीं गवर्न करेंगे तो हम सब तोड़ फोड़ देंगे, एंड दैट इज वेरी बिल्कुल। बिल्कुल। वेरी। हम नहीं तो कोई भी नहीं। जी जी। अच्छा सर, ये वाली बात इमरान खान साहब को भी बहुत अच्छे से मालूम है, बल्कि शायद सबसे बेहतर मालूमात इमरान खान साहब के पास है कि मैंने 3.5 सालों में कुछ डिलीवर नहीं किया। कहानियाँ जी बहुत सुनाई है। अब दोबारा से वही कहानियाँ हमारे पास आके सुनाते हैं, जलसों में खड़े होते हैं, वही मदीने की रियासत, वही हकीकी आज़ादी, जिहाद और पता नहीं क्या-क्या एस्टेब्लिशमेंट को। उस दिन भी उसी स्टेज से आज़म खान सवाती साहब खड़े होते हैं और वो क्लिप मेरे पास पड़ा हुआ है। टीवी पे तो ख़ैर नहीं दिखा रहे थे, लेकिन वो
कुल्ला गालियाँ दे रहे थे। जनरल बाजवा साहब हो गए, जनरल फैसल नसीर हो गए, जो भी है, सबको रगड़ रहे थे। तो सर ये वाली चीज़ तो इसका मतलब हम ये है कि इमरान खान साहब कहते हैं कि यार मुझे कुर्सी दे दो, बाकी कुछ होता है, नहीं होता, मैं डिलीवर करता हूँ, नहीं करता, लेकिन मुझे प्राइम मिनिस्टरशिप चाहिए और मुझे प्राइम मिनिस्टर की कुर्सी चाहिए। देखिए, मुझे लगता है कि इमरान खान वाज़ अंडर द इम्प्रेशन कि जब तक जनरल बाजवा है, देयर वाज़ सम चांस फॉर हिम। लेकिन ये जो मुनीर साहब आए हैं, ये वही शख्स है ना कि जिन्होंने आके इनको कहा था कि आपके खानदान वाले रिश्वत ले बिल्कुल, रहे हैं। उस वक़्त डीजीआईएसआई थे ये। जी हाँ, तो सो ही इज़ नॉट वेरी श्योर अबाउट दिस जनरल कि ये मेरे साथ है या मेरे खिलाफ है, क्योंकि इन्होंने भी पनामा वाले पेपर्स को इन्वेस्टिगेट किया था, तो इन्होंने नवाज शरीफ के खिलाफ भी एक चाल चल चुके हैं ये जनरल साहब, इमरान खान के खिलाफ भी। सो ही इज़ लाइक इन द मिडल, राइट? कि दे आर नॉट एबल टू प्रेडिक्ट हिम। आई डोंट या नो कि पर्सनल क्या रिलेशन है, क्या इमरान खान फ़ोन करके उनसे 1 घंटा बात कर सकते हैं कि व्हाट इज़ योर फ्यूचर? और सबसे इंटरेस्टिंग बात ये है कि ये जो मिलिट्री कह रही है ना कि हम न्यूट्रल यस, रहेंगे, वो पॉलिटिक्स दे से कैन साइड में। नॉट बी, वो दे कैन नॉट बी न्यूट्रल। वो अगर मुल्क कोलैप्स हो रहा तो क्या वो न्यूट्रल रहेंगे, बैठे रहेंगे? अगर मुल्क कोलैप्स हो रहा। दूसरी चीज ये है कि आई थिंक पाकिस्तान नीड्स टू फंडामेंटली रिस्ट्रक्चर जिस तरह से वो उनकी गवर्नमेंट का स्ट्रक्चर है। मुझे बड़ी हैरत हुई जब मैं पढ़ा कि जो पैनामा पेपर्स का जो करप्शन का केस था, ये जनरल साहब इन्वेस्टिगेट कर रहे थे। व्हाई वाज द आर्मी इन्वेस्टिगेटिंग दिस? या क्या आपके पास एग्री। एफबीआई नहीं है? ये अमेरिका में क्या हम मिलिट्री मरीज को भेजेंगे इन्वेस्टिगेट करने के लिए क्रिमिनल केस? यहाँ पे तो एफबीआई है, एफबीआई विल इन्वेस्टिगेट या डिपार्टमेंट ऑफ ट्रेजरी करेगी। उसमें सीक्रेट सर्विस है, जो सीक्रेट सर्विस है अमेरिका की, वो ना सिर्फ प्रेसिडेंट को गाइड करती है, बल्कि वो फाइनेंस के करप्शन, रुपी, अगर डॉलर्स को अगर आप फोर्जरी करें वो भी इन्वेस्टिगेट करती है। तो वी हैव इन्वेस्टिगेटिव एजेंसीज जो करते हैं। तो मुझे बड़ी हैरत हो रही थी टू फाइंड के ये जनरल साहब वाज हुँ, आल्सो डूइंग criminal investigation. Neither is he trained for it, nor the army should be trained for it. तो या जो आर्मी का जो जितना डोमेस्टिक चीजों में इस्तेमाल किया जाता है ना, इट इज इम्पॉसिबल फॉर द मिलिट्री टू रिमेन न्यूट्रल। तो आई हैव अ फीलिंग कि देयर हैज टू बी सम काइंड ऑफ ए नेशनल गवर्नमेंट की जरूरत है पाकिस्तान को, कि हुँ, वो इलेक्शन छोड़ दें, दे फॉर्म ए नेशनल गवर्नमेंट, ब्रिंग इमरान खान इन, एंड जो मेन स्टेक होल्डर्स हैं, जो 3 बड़ी पार्टीज हैं और जो मिलिट्री हैं, ये चारों बैठे और मेरे ख्याल से दे डू जैसा ज़ीरो बजटिंग कहते हैं ना, ज़ीरो बजटिंग करें एंड दे रीडिज़ाइन द वेरी वे इन व्हिच पाकिस्तान गवर्न्स इटसेल्फ, वरना बड़ी तेज़ी से आप फेल्ड स्टेट बन सकते हैं। लेकिन सर ये वाली बात उस दिन आज़म खान सवाती साहब जब स्टेज पे खड़े थे, 2 दिन पहले की बात, 3 दिन पहले की बात है रावलपिंडी में। उन्होंने जनरल पांडे साहब की एग्ज़ाम्पल दी कि उनके अकाउंट में ग़ालिबन जब वो रिटायर्ड हो रहे थे तो 28 या 29 लाख रुपीस थे, 2.8 मिलियन या 2.9 मिलियन। तो कहते हैं जी आपके अकाउंट में इस तरह क्या है? तो सर यहाँ पे तो अकाउंटेबिलिटी हम कहते हैं, मैं जर्नलिस्ट हूँ, मैं कहता हूँ यार बाकियों की अकाउंटेबिलिटी होनी चाहिए। एज़ अ जर्नलिस्ट मेरी नहीं होनी चाहिए, फ़खर यूसुफ़ज़ई की नहीं होनी चाहिए या बाकी मेरे जो कम्युनिटी के लोग हैं उनकी नहीं होनी चाहिए। इसी तरीके से देखिए एस्टेब्लिशमेंट के लोग कहते हैं, इसी तरीके से पॉलिटिकल लोग कहते हैं, इसी तरीके से हमारी ब्यूरोक्रेसी कहती है और सेम लाइक दैट हमारी अवाम भी ये कहती है कि अगर हम गलत करें तो यार हम तो कर सकते हैं ना, क्यों ना करें, पाकिस्तान ज़िंदाबाद। हम तो इस मुल्क के वासी हैं, तो हम तो कर सकते हैं, कुछ भी हम कर लें। गन फेंकते हैं, रॉन्ग वे पे गाड़ियाँ चलाते हैं, सिग्नल तोड़ते हैं और वायलेशंस करते हैं बहुत सारी चीज़ों के। हमें तो अलाउ है भई, पाकिस्तान बना ही इस चीज़ों के लिए। तो सर ये कौन करेगा? ये जब हम ये नहीं अपने आप को अकाउंटेबल समझते ही नहीं है, कोई भी। मैंने अपनी एग्ज़ाम्पल दी मेरे समेत। तो सर सही तो तब होगा कि मैं कहूँ कि हाँ, फ़खर यूसुफ़ज़ई यहाँ पे गलत हूँ मैं यार, मुझे गलती मान लेनी चाहिए कि मैंने यहाँ गलती कर ली। 1971 में की हो, 1948 में की हो, 1965 में की हो या किसी और टाइम की हो। फ़खर साहब, मैं आपको बताता हूँ कि ये जो नए जनरल हैं उनकी एक तारीफ़ ये की जा रही है कि ये हाफ़िज़ कुरान है, एंड द जी, इम्प्लीकेशन इज़ एक ये स्ट्रेट फॉरवर्ड आदमी है। तो मैं आपके शो पे उनको चैलेंज करता हूँ कि वो अपनी सारी नेट वर्थ आज रिलीज़ कर दें पब्लिक में, जी, कि उनकी आज माली हालत क्या है।
फिर हम देखते हैं आइंदा 3 साल में ये बाजवा साहब का रिकॉर्ड तोड़ते हैं या नहीं। और दूसरी चीज़ सही। ये है, इनकी जो पोज़ीशंस थी, ये मतलब आईएसआई के भी इंचार्ज थे, मिलिट्री इंटेलिजेंस के भी इंचार्ज थे, तो ही हैज़ एक्सेस टू अ लॉट ऑफ इंटरनल थिंग्स। क्या इनको नहीं पता था कि बाजवा करप्ट चीज़ें कर रहे हैं? तो इन्होंने क्या किया? कुछ नहीं किया। नवाज़ शरीफ को तो इन्वेस्टिगेट कर लिया, लेकिन बाजवा को आर्मी ने क्यों नहीं कहा कि वी नीड टू इन्वेस्टिगेट एंड सी कि वाक़ई में ये करप्ट है या झूठी बातें हैं? So there is this whole situation कि nobody is trying to be really sincere in saving the या state. समझ रहे हैं ना आप? मतलब इतना बुरा हाल होने के बावजूद लोग अपनी ही, वो कहते हैं ना कि रोटी तोड़ के अपनी ही प्लेट पे लेने की कोशिश की जा रही है। एंड आई थिंक दैट इज समथिंग, इज बिकॉज पाकिस्तानी पब्लिक कंटिन्यूज टू रिवॉर्ड इस तरह का बिहेवियर। अगर इमरान खान को पता चला कि मेरी डिविसिव टैक्टिक्स की वजह से आई एम लूजिंग सपोर्ट इन द पब्लिक, वो फौरन सीधे हो जाएंगे। या बिल्कुल। एंड दैट इज, समझ रहे हैं ना आप? और जी। दूसरी चीज ये है कि दूसरी पार्टीज का प्रॉब्लम ये है कि इनकी प्रॉब्लम ये है कि ये क्या कहते हैं, इनको बिगड़ा हुआ बच्चा है ना, ये स्पॉइल्ड ब्रैट है इमरान खान। या दूसरी बिल्कुल। चीजें करप्ट लोग हैं, दूसरे साइड करप्शन है। तो यू हैव टू डील विद दीज थिंग्स। और आई मीन दिस, ये 1-2 महीने या 1-2 साल की प्रॉब्लम्स नहीं है, ये एंडेमिक प्रॉब्लम्स है, जी। जनरेशनल प्रॉब्लम्स है। आपको 5-10 साल लगेंगे टू फिक्स दीज थिंग्स। और उसके लिए पाकिस्तान हैज टू बिकम ए डोमेस्टिक फोकस स्टेट रादर देन वो इंटरनेशनल कश्मीर अफगानिस्तान, कश्मीर अफगानिस्तान। आपकी जो फॉरेन पॉलिसी की जो टैक्टिक्स थे, वो अब आप ही को काटने के लिए दौड़ रहे हैं। सीज फायर खत्म हो गया है, पीटीपी हाँ, और तहरीक बिल्कुल, तालिबान बिल्कुल। जाके टीटीपी के, अब फिर वो आप यू विल बी फाइटिंग टेररिज्म अगेंस्ट द वेरी पीपल यू क्रिएटेड। तो मुझे लगता है कि पाकिस्तान इज heading for stormy waters regardless of what happens in the election, because इमरान खान फिर आएंगे, गवर्नेंस उनको आती नहीं, फिर वो वेस्ट के खिलाफ बयानात, इस्लाम ये वो करके दे विल ट्राई टू रिमेन इन पावर। ये या जब, एक चीज याद रख लें आप, जब भी पॉलिटिशियन मजहब का नाम लेता है, स्पेशली डेमोक्रेसीज में या जी, इवन इन अथॉरिटी, यू शुड इमीडिएटली अज्यूम कि गवर्नेंस फेल हो रही है। बिल्कुल, बिल्कुल। देखिए, अगर मैं एग्रीड, आपकी बिल्कुल सही। गरीबी गरीबी अगर मैं कम कर दिया, नौकरियां बढ़ा दिया, देन आई विल ब्रैग अबाउट आई हैव क्रिएटेड 5 मिलियन जॉब्स, दैट इज एनफ, जीत जाए इलेक्शन। क्या जरूरत या है मुझे कि मदीना बनाऊंगा, मैं ये करूंगा, खुदा के वास्ते, इट इज लाइक सेइंग खुदा के वास्ते मुझे वोट दे, भीख मांग रहे हैं ये अल्लाह के नाम। नहीं, सही, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। बिल्कुल सही कह रहे हैं और ये अनफॉर्च्यूनेटली इसका इस्तेमाल जो पाकिस्तान की 75 ईयर की हिस्ट्री है, इसका तसलसल के साथ इस्तेमाल जो है रिलिजन का और जी, बहुत सारी चीज़ों का पैट्रियोटिज़्म का, इसका इस्तेमाल जी, होता रहा है और बात होती है जी ये नेशनल इंटरेस्ट है और नेशनल इंटरेस्ट है। हालाँकि वो नेशनल इंटरेस्ट वही है जो इनका पर्सनल इंटरेस्ट है, उसको हमारे सबके ऊपर जी, इम्पोज़्ड किया गया है कि दिस इज़ अ नेशनल इंटरेस्ट। हालाँकि होना तो ये चाहिए कि इट शुड बी अ पब्लिक इंटरेस्ट। पब्लिक का इंटरेस्ट बेचारों का कुछ और है, उनको चाहिए रोटी, उनको चाहिए कपड़ा और उनको चाहिए रोज़गार, उनको चाहिए सिक्योरिटी। लेकिन उसकी फ़िक्र शायद ऊपर खुदा बैठा हुआ है उसको है, बाकी किसी को नहीं है। जो हमारे इर्द-गिर्द बैठे हैं वो कहते हैं नहीं यार पहले हम सब अपना कर लें फिर आपको देख लेंगे। ख़ैर थैंक यू वेरी मच सर फॉर योर टाइम आपने जो जॉइन किया बहुत शुक्रिया आपका एंड थैंक यू वेरी मच थैंक यू। व्यूअर्स फॉर वाचिंग डिबेट अच्छा, विद फ़खर यूसुफज़ई।